देखो देखो प्लानिंग एंड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट, अंकेक्षण कार्यक्रम व अंकेक्षण कार्यप्रणाली। हमने अंकेक्षण कार्यक्रम की बात कर ली थी कि अंकेक्षण प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली योजना, क्रमबद्ध योजना ही आपकी क्या कहलाती है? अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाती है। क्या कहलाती है? अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाती है। हमने ये भी तैयार कर लिया था किस प्रकार से अंकेक्षण कार्यक्रम की रचना करनी चाहिए, और जब भी हम अंकेक्षण कार्यक्रम की रचना करेंगे तो हमें कौन कौन सी बातें उसमें ध्यान में रखनी चाहिए। चलो अब हाँ, आपने क्या किया? अंकेक्षण कार्यक्रम भी बना लिया, तैयार कर लिया, रचना कर ली, और उसमें जो बातें थी, कौन कौन सी बातें उस कार्यक्रम में होनी चाहिए, वो सभी बातें उसमें डालकर आपने अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार कर लिया। तो अंकेक्षण कार्यक्रम से दो चीज होगी, लाभ भी होंगे और हानियां भी। क्लियर? तो लिखिए अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभ। अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभ। अंकेक्षण कार्यक्रम के पहला, कर्मचारियों में योग्यता अनुसार कार्य का विभाजन। कर्मचारियों में योग्यता अनुसार कार्य का विभाजन। देखिए अंकेक्षक किसके द्वारा किया जाएगा? अंकेक्षण किसके द्वारा किया जाएगा? अंकेक्षक और उसके स्टाफ द्वारा। क्लियर? और आपने पहले से क्या कर रखा है? अंकेक्षण कार्यक्रम बना लिया, पहले से आपने पूरी योजना बना रखी है। तो जो सबसे ज्यादा योग्य होगा उसको उसकी योग्यता के अनुसार आप क्या कर सकते हो? काम बांट सकते हो। क्लियर? तो कहने का मतलब, अगर आपने अंकेक्षण कार्यक्रम कर रखा है और उसमें योग्यता के आधार पर बांट रखा है, तो उससे कंपनी, जो भी आपके कर्मचारी है, उनकी कार्यकुशलता में क्या होगी? वृद्धि होगी। वो अच्छी क्षमता के साथ क्या करेंगे? कार्य करेंगे, अच्छी कार्यकुशलता के साथ काम करेंगे। नंबर सेकंड लिखिए, उत्तरदायित्व निश्चित करना। उत्तरदायित्व निश्चित करना। अंकेक्षण कार्यक्रम के तहत प्रत्येक व्यक्ति को क्या बनाया जा सकता है? कार्य के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सकता है कि आपको यह काम करना होगा। क्लियर? तो दूसरा लाभ है क्या? उत्तरदायित्व निश्चित भी किया जा सकता है। किसके माध्यम से? अंकेक्षण कार्यक्रम के माध्यम से। नेक्स्ट लिखिए, अंकेक्षण कार्य की प्रगति। अंकेक्षण कार्य की प्रगति। अंकेक्षण कार्य की प्रगति। प्रगति देखिए, अंकेक्षण कार्यक्रम द्वारा किसी भी समय यह ज्ञात किया जा सकता है कि कितना कार्य हो गया, कितना कार्य अभी बाकी है। तो इसका भी आपको मालूम पड़ जाता है किसके माध्यम से? अंकेक्षण कार्यक्रम के माध्यम से। नंबर 4, कर्मचारियों में परिवर्तन का अंकेक्षण। कर्मचारियों में परिवर्तन का अंकेक्षण कार्य पर प्रभाव नहीं, प्रभाव नहीं।
देखिए, पहले अंकेक्षण के पास काम करते थे उन कर्मचारियों को आपने हटा दिया और उनके स्थान पर क्या आ गए, नए कर्मचारी। तो कर्मचारियों में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अगर आपने क्या कर रखा है, अंकेक्षण कार्यक्रम बना रखा है, तो चाहे कर्मचारियों में कितना ही परिवर्तन कर दो, आपके अंकेक्षण कार्य पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस कर्मचारी का पहले ही क्या था, कार्य निश्चित था, उसका उत्तरदायित्व निश्चित था कि आपको क्या कार्य करना है, तो वही कार्य उस कर्मचारी को सपुर्द कर दिया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट लिखिए, कार्य की एकरूपता। कार्य की एकरूपता। कार्य की, देखिए अंकेक्षण कार्यक्रम से देखिए एक और ये फायदा होता है कि आपने इस वर्ष इस कंपनी का अंकेक्षण कर दिया, कब से कब तक, 1 अप्रैल 2000, जो भी आपका 1 अप्रैल से है 31 मार्च तक। तो आपको इसी कंपनी का क्या अगले वर्ष भी क्या करना पड़ेगा, अंकेक्षण कार्य करना पड़ेगा। क्लियर। तो आप एक बार अंकेक्षण कार्यक्रम बना लेते हैं, क्लियर, वही अंकेक्षण कार्यक्रम आप क्या कर सकते हो, जब दोबारा अंकेक्षण करो तब उसको क्या कर सकते हो, अपना सकते हो। नेक्स्ट, न्यायालय में रक्षा। न्यायालय में रक्षा, देखिए न्यायालय में रक्षा कैसे करता है अंकेक्षण कार्यक्रम। क्लियर। कभी कभार क्या होता है, कंपनी का जो स्वामी होता है वो अंकेक्षक पर वाद प्रस्तुत कर देता है कि अंकेक्षक ने जो भी खाते वगैरह थे उनको लापरवाही से क्या किया, लापरवाही से जांचा, अपना कार्य अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। तो उसके पास ये प्रमाण है एक क्या, अंकेक्षण कार्यक्रम, और उसमें वो सब चीजें लिखी होती है कि मैंने कौन से समय पर किस कार्य की क्या की, जांच पड़ताल की। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से वो न्यायालय में अपनी स्वयं की क्या कर सकता है, रक्षा कर सकता है। कौन करेगा रक्षा, अंकेक्षक, इस कार्यक्रम के बिहाफ पर। नेक्स्ट लिखिए, संपूर्ण जांच। संपूर्ण जांच, देखिए आपने पहले से ही क्या कर ली, पूर्व योजना बना ली। तो इसका मतलब उस आपको जिस जिस चीज की क्या करनी है, जांच पड़ताल करनी है, वो आपने सारी किस में बना ली, अंकेक्षण कार्यक्रम में आपने क्या कर लिया, उसमें तैयार कर लिया। तो कोई भी कार्य आपका छूटेगा नहीं, अर्थात सभी कार्यों की आपकी क्या हो जाएगी, जांच पड़ताल हो जाएगी, सभी लेन देन या व्यवहारों की। नेक्स्ट लिखिए, समय की बचत। समय की बचत, देखिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने पर बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती और असमय बर्बाद भी नहीं होता। जो भी कार्य हो करना है वो आपका अंकेक्षण कार्यक्रम में पहले से ही पूर्व निर्धारित होता है। क्लियर। तो आपका काम क्या हो जाता है, आपका समय भी इसमें क्या बच जाता है जब आपने अंकेक्षण कार्यक्रम बना रखा है। तो नेक्स्ट लिखिए, पुनर्निरीक्षण की सुविधा। पुनर्निरीक्षण की सुविधा, पुनर्निरीक्षण की सुविधा। देखिए अंकेक्षण कार्यक्रम के माध्यम से, किसके माध्यम से,
अंकेक्षण कार्यक्रम के माध्यम से कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य का क्या किया जा सकता है? पुनर्निरीक्षण किया जा सकता है, दोबारा उसकी जांच पड़ताल की जा सकती है। नेक्स्ट, अंकेक्षण सिद्धांतों का पालन। अंकेक्षण सिद्धांतों का पालन। देखिए, अंकेक्षण कार्यक्रम यह भी विश्वास दिलाता है कि हमने अंकेक्षण के जो भी सिद्धांत बने हुए हैं उनकी पालना को ध्यान में रखकर क्या किया है? अंकेक्षण कार्य किया है। तो ये आपके क्या हो गए? अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभ हो गए। पहला है कर्मचारियों में योग्यता अनुसार कार्य का विभाजन। दूसरा, उत्तरदायित्व निश्चित करना। तीसरा, अंकेक्षण कार्य की प्रगति। चौथा, कर्मचारियों में परिवर्तन का अंकेक्षण कार्य पर प्रभाव नहीं। पांचवा, कार्य की एक रूपता। न्यायालय में रक्षा। छठा, संपूर्ण जांच। सातवां, समय की बचत। पुनर्निरीक्षण की सुविधा। अंकेक्षण सिद्धांतों की पालन। किसकी पालन? अंकेक्षण सिद्धांतों का पालन। देखो, अब लिखिए अंकेक्षण कार्यक्रम की हानियां। अंकेक्षण कार्यक्रम की हानियां। अंकेक्षण कार्यक्रम की हानियां। हानियां, अंकेक्षण कार्यक्रम की हानियां। पहले लिखिए, कार्य का यंत्रवत होना। कार्य का यंत्रवत होना। नेक्स्ट, स्वतंत्र निर्णय के लिए प्रोत्साहन का अभाव। स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहन का अभाव। रचनात्मक चिंतन का अभाव। रचनात्मक चिंतन का अभाव। किसका अभाव? रचनात्मक चिंतन का अभाव। नैतिक प्रभाव में कमी। छल कपट का कम प्रकट होना। कम प्रकट होना। नेक्स्ट, अयोग्यता प्रकट न होना। अयोग्यताएं प्रकट न होना। और न्यायालय में अंकेक्षण के विरुद्ध। न्यायालय में अंकेक्षण के विरुद्ध प्रस्तुत होना। तो ये आपके क्या हो गई? अंकेक्षण कार्यक्रम की हानियां हो गई। कार्य का यंत्रवत होना, स्वतंत्र निर्णय के लिए प्रोत्साहन का अभाव, रचनात्मक चिंतन का अभाव, नैतिक प्रभाव में कमी, छल कपट का कम प्रकट होना, अयोग्यताएं प्रकट न होना और न्यायालय में अंकेक्षण के विरुद्ध प्रस्तुत होना। तो ये थे आपके अंकेक्षण कार्यक्रम की क्या थी? हानियां। अब देखिए नेक्स्ट, नोट लिखिए। नोट, एक अंकेक्षण कार्यक्रम के उपयोगी होने के लिए एक अंकेक्षण नोट एक अंकेक्षण कार्यक्रम
एक अंकेक्षण कार्यक्रम के उपयोगी होने के लिए उपयोगी होने के लिए उसका लोचदार होना आवश्यक है। उसका लोचदार होना आवश्यक है। उसका लोचदार होना क्या है? आवश्यक है। लोचदार का मतलब है आप उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना चाहे, उसमें कोई भी परिवर्तन करना चाहे, आपके व्यवसाय की परिस्थितियों के तहत तो वो परिवर्तन उसमें हो जाए। क्लियर? तो आपका अंकेक्षण कार्यक्रम को ऐसा होना चाहिए, लोचदार होना चाहिए। अब लिखो अंकेक्षण कार्य प्रणाली, ऑडिट प्रोसीजर। अंकेक्षण कार्य प्रणाली, अंकेक्षण कार्य प्रणाली, ऑडिट प्रोसीजर। क्लियर? ऑडिट प्रोसीजर है, उसको 3 भागों में इन्होंने बांटा है। कितने भागों में? 3। एक तो विस्तृत जांच, दूसरा आपका नेतक जांच, तीसरा आपका परीक्षण जांच। कितने भागों में बांटा है इसको? 3 भागों में। देखिए यहां पर विस्तृत जांच क्या होगी? जो भी आपके व्यवहार है, लेन देन है, प्रत्येक व्यवहार की गहराई से जांच है। प्रत्येक व्यवहार की गहराई से जांच, प्रत्येक व्यवहार की गहराई से क्या जांच, तो वो आपकी क्या होगी? विस्तृत जांच। कंपनी में जो भी आपके व्यवहार है, उस व्यवहार की आप गहराई से जांच कर रहे हो, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? विस्तृत जांच या गहरी जांच कहलाएगी। फिर हेडिंग डालिए, नेतक जांच। नेतक जांच, रूटीन चेकिंग। अंकेक्षण कार्यक्रम को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, विस्तृत जांच, नेतक जांच और परीक्षण जांच। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। अब लिखिए नेतक जांच। रूटीन चेकिंग, इसमें लिखिए इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य आते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य आते हैं। पहला कार्य लिखिए, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में जोड़। प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में जोड़ व उपजोड़। प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में जोड़ व उपजोड़ की जांच करना, पहला काम।
गणनाओं की जांच करना, देखिए नेतक जांच होती है, उसमें कौन कौन से जांच कार्य आते हैं। जो भी आपकी जर्नल होती है, प्रारंभिक लेखक की पुस्तक जर्नल या रोजनामचा, उस जर्नल में लेख पुस्तकों में, जर्नल की जो आपकी पुस्तक है उसमें आपके जो भी जोड़ है और जो उपजोड़ है उनकी आप क्या करोगे, जांच करोगे एक। और गणनाओं की जांच, जो भी उसमें गणनाएं आपकी की गई है उनकी जांच। जो दूसरा कार्य आता है नैतिक जांच में, ये आता है कि प्रारंभिक लेखा पुस्तक से खाता बही में की गई खतौनी की जांच। तो दूसरा कार्य लिखिए, खाता बही में की गई खतौनी की जांच। खाता बही में की गई खतौनी की जांच। खाता बही में की गई खतौनी की जांच करना। दूसरा कार्य आ गया। तीसरा, विभिन्न खातों के जोड़ों की जांच। विभिन्न खातों के जोड़ों की जांच। वह खातों के शेषों की जांच करना। विभिन्न खातों के या खातों के शेष की जांच करना। खातों के शेष की जांच करना। अंतिम, खाता बही से तलपट में खाता बही से तलपट में ले गए शेषों की जांच। वह खातों के शेष की जांच। वह खातों के शेषों की जांच। खाता बही से तलपट में ले गए शेषों की जांच। खाता बही से तलपट में ले गए शेषों की जांच आएगी। देखिए पहले क्या बनाते हैं, जर्नल। जर्नल के बाद क्या बनाएंगे, लेजर। लेजर के बाद क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस। तो आप खाता बही बना लिए, खाता बही से शेष लेके जा रहे हो कहां पर, तलपट में, तो उनकी जांच करना। तो ये है खाता बही से तलपट में ले गए शेषों की जांच। तो तलपट लेजर में बहुत सारे खाते थे, क्लियर, जैसे कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, क्लियर। तो वो आपने जो ट्रायल बैलेंस में लिखा, ट्रायल बैलेंस के डेबिट पक्ष में और क्रेडिट पक्ष में जो लिखे वो सही लिखे या नहीं लिखे, इस बात की जांच करना आपकी किस में आएगा, नैतिक जांच में।
अरे क्लियर है कि नेतक जांच, विस्तृत जांच, ऐसी जांच जिसमें प्रत्येक व्यवहार की क्या की जाएगी, गहराई से जांच की जाएगी, वो तो क्या हो गई, विस्तृत जांच। क्लियर। अब नेतक जांच में कौन कौन से कार्य आते हैं, आप जर्नल बनाते हो, प्रारंभिक लेखा पुस्तक जर्नल बनाते हो, उसमें जो भी जोड़ है, जो भी उपजोड़ है और जितने भी प्रारंभिक लेखे की पुस्तक जर्नल या रोजनामचा में जो भी गणनाएं की गई है, क्लियर, उनकी जांच पड़ताल करने का पहला कार्य तो क्लियर। दूसरा, आपने खाता बही में क्या की है, खतौनी की है, क्लियर, तो उसकी जांच करना कि जर्नल में जितने भी व्यवहार या लेन देन थे, आपने प्रत्येक व्यवहार या लेन देन के खाता बही में खतौनी की है या नहीं की है, इस बात की जांच करना। जैसे आपने पहली एंट्री जर्नल में की कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल, क्लियर, तो कैश अकाउंट आपने बनाया कि नहीं बनाया, कैपिटल अकाउंट आपने बनाया कि नहीं बनाया, इस बात की जांच आपकी क्या है, खाता बही में की गई खतौनी की जांच। फिर उसके बाद विभिन्न खातों के जोड़ों की जांच व खातों के शेष की जांच, क्लियर। तो यहां पर आपने जो खाता बही बनाई, खाता बही में खतौनी की, जैसे आपने कैश अकाउंट बनाया तो उसका डेबिट और क्रेडिट शेष कि वो सही है या नहीं है, क्लियर। फिर उसके बाद जो आपका डेबिट और क्रेडिट शेष था आपकी लेजर में, खाता बही से तलपट में ले जाए गए शेषों की जांच, तो आपने जो डेबिट क्रेडिट शेष था उस डेबिट क्रेडिट शेष को सही सही किसमें, ट्रायल बैलेंस में लिखा है या नहीं लिखा, इस बात की जांच होगी कौन सी, 4 नंबर की जांच, क्लियर। तो अब लिखिए नेतक जांच के उद्देश्य। उद्देश्य 3 उद्देश्य बताए गए हैं इसके, नेतक जांच के उद्देश्य। पहला उद्देश्य लिखो, गणित संबंधी शुद्धता का पता लगाना। गणित संबंधी शुद्धता का पता लगाना, पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा, खातों के शेषों की जांच करना, क्या हो गया, तीसरा, खातों के शेषों की जांच करना। कौन सा उद्देश्य हो गया, तीसरा। तीसरा, विशेष चिन्हों के प्रयोग द्वारा, विशेष चिन्हों के प्रयोग द्वारा यह ज्ञात करना कि अंकों को उनकी जांच के पश्चात नहीं बदला गया। विशेष चिन्हों के प्रयोग द्वारा यह याद करना कि अंकों को उनकी जांच के पश्चात नहीं बदला गया है। कभी कभार क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था चालू अंकेक्षण, क्या बताया था, चालू अंकेक्षण, कंटिन्यूअस ऑडिट, क्लियर। तो चालू अंकेक्षण क्या होता है, चालू अंकेक्षण तो ये आपके देखिए 3 गणित संबंधी शुद्धता का पता लगाना,
खातों के शेषों की जांच करना, विशेष चिन्हों के प्रयोग द्वारा ये ज्ञात करना कि अंकों को उनकी जांच के पश्चात नहीं बदला गया। कहने का मतलब जब चालू अंकेक्षण होता है तो चालू अंकेक्षण में क्या होता है, वो एक निश्चित समयावधि के तहत आता है और जांच पड़ताल करके चला जाता है। तो उस समयावधि से पहले के जो भी लेन देन वगैरह थे उनमें कोई गड़बड़ की जा सकती है। तो अंकेक्षक क्या करेगा, विशेष चिन्हों के प्रयोग द्वारा ये ज्ञात करना कि अंकों को उनकी जांच के पश्चात नहीं बदला गया। विशेष चिन्ह आते हैं, वो आगे आएंगे, क्लियर। उन चिन्हों की सहायता से वो क्या करता है, जांच पड़ताल करता है। नेतक जांच, खातों के शेषों की जांच करना दूसरा उद्देश्य, और पहला उद्देश्य गणित संबंधी शुद्धता का पता लगाना। पहला आपको मैंने कार्य लिखाया था नैतिक जांच में, पहला ही कार्य यह आया था, प्रारंभिक लेख की पुस्तकों के प्रारंभिक लेख की पुस्तक के जोड़ और उपजोड़ की जांच। तो ये आपके क्या हो गए, नेतक जांच के उद्देश्य हो गए। अब इसके कुछ गुण भी हो सकते हैं और कुछ दोष भी हो सकते हैं। नेतक जांच के कुछ गुण भी हो सकते हैं और कुछ दोष भी हो सकते हैं। जिस प्रकार हर व्यक्ति में कुछ गुण और कुछ दोष पाए जाते हैं, उसी तरीके से आपकी इस नैतिक जांच में भी क्या होते हैं, कुछ गुण और दोष होते हैं। गुण क्या हो सकते हैं,